एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सीएसएस का एंड हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस, जिसमें मैंने आपको बताया था इनलाइन सीएसएस के बारे में, इंटरनल सीएसएस के बारे में एंड एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में, एंड उन तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैंने आपको बताया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई टैब पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे नाम से समझ आ रहा होगा सी एस एस सिलेक्टर्स, तो सिलेक्टर्स का क्या मतलब है कि ये कुछ चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है। सी एस एस सिलेक्टर्स की हेल्प से हम चूज करते हैं कि हमें अपने एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के किस पार्ट पर सी एस एस अप्लाई करनी है। तो अगर मैं आपको अभी इसका सिंटैक्स बताऊं, जो हमने डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में भी, कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हम प्रॉपर्टी लिखते हैं एंड देन उसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लाइन एक प्रॉपर्टी है पैराग्राफ की, ठीक है, कलर एक प्रॉपर्टी है पैराग्राफ की, तो हमने पहले प्रॉपर्टी लिखी और फिर उसकी हमने वैल्यू दे दी जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, जिसमें आईडी सिलेक्टर होता है, एक क्लास सिलेक्टर होता है, बट जो सबसे सिंपलेस्ट सिलेक्टर होता है वो होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, जिसको ग्रुपिंग सिलेक्टर भी बोलते हैं। एंड ये एलिमेंट सिलेक्टर क्या करता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करता है और यू कैन से एक स्पेसिफिक एचटीएमएल टैग को सिलेक्ट करता है जहां पर आप अपनी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने जो है H1 को सिलेक्ट करा है, इधर H2 को सिलेक्ट करा है, इधर पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करा है, पी टैग। तो पूरे पेज पे जितने भी H1 हेडिंग होंगे उन पर ये CSS अप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पर उन्होंने कलर दे दिया कि रेड कर देना है, तो क्या, तो वो कलर जो है रेड हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट लाइन जो है सेंटर हो जाएगा। तो अभी हम डिटेल्स में देखेंगे इन सब चीज़ों को। तो अगर मैं इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं, तो मैं चले जाता हूँ कोड पेन पे। ठीक है, कोड पेन पे आकर जो है आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपनी कोडिंग कर सकते हो और उसका आउटपुट देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आके आपको स्टार्ट कोडिंग पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर आपको HTML मिल जाएगा, CSS मिल जाएगा एंड जावास्क्रिप्ट मिल जाएगा। तो अभी हमें जावास्क्रिप्ट नहीं चाहिए तो मैं इसको जो है मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक हेडिंग दूँ सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे देखो दो हेडिंग दे दी है, एक H1 हेडिंग दी है और एक H2 हेडिंग दिया और उसका आउटपुट मुझे मिल गया। ठीक है, अब मुझे इस पर CSS अप्लाई करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सिंपली जो है उस पार्टिकुलर एलिमेंट का नाम लिखना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो है एलिमेंट सिलेक्टर की हेल्प से CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर जो एलिमेंट है और यू कैन से जो टैग है वो H1 टैग है जिस पर मुझे अपनी CSS अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली H1 लिख दूंगा। ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस लिखना है और इसके अंदर आपको जो है अपनी CSS लिखनी है। और उस CSS का फॉर्मेट क्या होता है, पहले प्रॉपर्टी लिखोगा एंड देन उसकी वैल्यू लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी में लिख दिया कलर और मुझे उसकी वैल्यू देनी है रेड, और यहाँ पर आप जो है सेमी कॉलन लगा दोगे। इस सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी होता है। तो देखो यहाँ पर जो है इसका जो कलर है वो रेड हो गया। तो यहाँ पर मैंने CSS अप्लाई करी विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट टैग। नाउ इन द सेम वे, अगर मैं यहाँ पर H2 लिख दूँ एंड इसका कलर मैं कर दूँ लेट्स से ग्रीन, तो देखो यहाँ पर इसका कलर ग्रीन हो गया। अब एक पॉइंट है यहाँ पर समझने वाला। फॉर एग्जांपल आपको जो है डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है, एंड उसमें जो है आपको सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो व्हाट यू कैन डू इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसको रेड कलर दिया H1 हेडिंग को, बट मुझे H2 हेडिंग को भी रेड कलर देना। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो H1 है इसको यहाँ से उठाकर इस H1 के, ये जो H2 था इसको यहाँ से उठाकर इस H1 के मैंने बगल में रख दिया और इधर मैंने डाल दिया कोमा, एंड इस चीज़ को मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो कलर H1 का था वही कलर H2 का भी हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक H3 हेडिंग भी दे दूँ एंड यहाँ पर मैं लिख दूँ, तो यहाँ पर मैंने एक H3 हेडिंग भी दे दिया और उसके अंदर लिख दिया मैंने आई एम फाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोमा डाल के अगर H3 लिख दूँ ना, तो सेम प्रॉपर्टी जो है तीनों में अप्लाई हो जाएगी, जो क्योंकि मैंने कोमा डाल के लिखा है। ठीक, आपको अगर जो है सेम स्टाइल प्रोवाइड करवाना हो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में, तो आप उनको कोमा डाल के सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप जो है पैराग्राफ भी दे सकते हो। जैसा अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ टैग बना दिया यहाँ से कुछ भी। ठीक है, इस पैराग्राफ टैग का मैंने कर दिया क्लोज। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे कोमा डाल के आपको पी लिख देना है। ठीक है, तो देखो ये भी रेड कलर का हो गया। तो ये जो था ये था हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर HTML पेज में जितने भी सेम एलिमेंट्स होंगे उन सब पर जो है सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जितने भी हेडिंग वन होंगे
हमारे पेज पर उन सब का कलर जो है रेड हो जाएगा, जितने भी एच टू होंगे उनका कलर रेड हो जाएगा। नाउ मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरी H2 हेडिंग है, इसको मुझे जो है सेंटर पे लाना है, बट मैं ये चाहता हूँ कि इसका कलर जो है रेड ही रहे। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसको और CSS प्रोवाइड करवा सकता हूँ, बट वो मुझे इसके अंदर नहीं लिखना पड़ेगा। जितनी चीज़ें हैं वो सारी हमारी सेंटर पे अलाइन हो जाएंगी, बट मुझे सिर्फ H2 को करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर H2 लिखा, सिंपली करली ब्रेसेस लगाया और इसके अंदर मैंने लिख दिया टेस्ट अलाइन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेंटर, एंड ये सेमीकोलन लगाना मत भूलना। ठीक, तो यहाँ पर देखो जो हमारी H2 हेडिंग थी वो सेंटर पे आ गई, लेकिन इसका कलर अभी भी रेड ही रहा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये इजी है काफ़ी। तो यहाँ पर लिखा भी है द ग्रुपिंग सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल द HTML एलिमेंट विद द सेम स्टाइल डेफिनेशन। एंड इसका नाम जो है ग्रुपिंग सिलेक्टर क्यों पड़ा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये करता ये है कि जितने भी आपके HTML पेज पर सेम सेम टैग्स वाले, सेम एलिमेंट्स वाली चीज़ें होंगी, उन सबको ग्रुप कर देता है एंड उस पर सेम CSS अप्लाई कर देता है। तो इसलिए इसका नाम जो है ग्रुपिंग सिलेक्टर भी पड़ा है। ठीक है, नाउ इसके बाद एक होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। तो अगर मैं थोड़ा ऊपर जाऊं, तो एक होता है हमारे पास आईडी सिलेक्टर एंड एक होता है हमारे पास क्लास सिलेक्टर। तो पहले क्लास सिलेक्टर के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, तो जैसे आपके स्कूल्स में क्लासेस होती हैं या जैसे आपके कॉलेज में क्लास होती है, तो उस पर क्या होता है, हर क्लास का एक पर्टिकुलर नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल 9th क्लास सेक्शन ए, 9th क्लास सेक्शन बी। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर क्लास में जितने भी बच्चे बैठते हैं उन सबकी क्लास कॉमन होती है। ठीक है, जैसे 9th क्लास सेक्शन ए पर सिर्फ वही बच्चे बैठेंगे जिनकी वो क्लास है। ठीक है, अब कोई 10th क्लास का बच्चा आकर 9th क्लास में नहीं बैठ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको जो है असेंबली में बुलाया गया, ठीक है, तो नीचे से अनाउंसमेंट हो रही है कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ए कम टू द ग्राउंड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपकी क्लास में जितने बच्चे होंगे वो सारे नीचे चले जाएंगे। अब जिसने ये अनाउंसमेंट किया है वो पर्टिकुलर बच्चे को तो नहीं बुलाएगा ना जो उस क्लास का होगा, कि भाई जैसे अमन, जैसे मैं हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो अमन कम टू द ग्राउंड फ्लोर, जैसे हर्ष कम टू द ग्राउंड फ्लोर। तो वो एक एक करके पर्टिकुलर बच्चों को नहीं बुलाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, पूरी क्लास का नाम ले लेगा। ठीक है, जैसे उस पूरी क्लास का नाम जो है क्लास 9th ए सेक्शन सी है, तो उस पूरी क्लास का नाम लेके वो उसको बुला लेगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, उसको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट को टारगेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, यही सेम चीज होती है CSS क्लास सिलेक्टर्स में। ठीक है, यहाँ पर होता ये है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट HTML एलिमेंट विद स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि फॉर एग्जांपल जो क्लास एट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको अभी पहले एग्जांपल दिया था क्लास 9th ए सेक्शन सी, ये एक क्लास एट्रीब्यूट है और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे HTML टैग्स हैं, HTMल एलिमेंट्स हैं, या जितना भी आपने कोड लिखा हुआ वो है। ठीक है, उन जितने भी कोड्स में, उन जितने भी एलिमेंट्स में, जितने भी टैग्स में आप अपनी CSS अप्लाई करना चाहते हो जो कि सब में कॉमन है, तो उसको आपने बेसिकली एक क्लास का नाम दे दिया और उस क्लास की हेल्प से आप CSS अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, एज्यूम करो कि ये पूरी एक क्लास है, ठीक है, जिसमें एक ये स्टूडेंट पढ़ रहा है। ठीक है, इस स्टूडेंट का नाम है H1। ऐसी तरह इस पे ये स्टूडेंट पढ़ रहा है जिसका नाम है H2, एक H3 स्टूडेंट पढ़ रहा है एंड एक पैराग्राफ स्टूडेंट पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब नीचे से अनाउंसमेंट हुई कि ये सारे एलिमेंट्स जो है ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ। तो जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो एक एक का नाम नहीं लेगा कि पहले H1 आएगा फिर H2 आएगा, ऐसा ऐसा करेगा तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस सबको, इस पूरे ब्लॉक को एक पर्टिकुलर क्लास दे दी। ठीक है, अब वो क्लास कैसे देते हैं, तो देखो यहाँ पर इसका सिंटेक्स समझो आप। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा डिव। डिव का मतलब होता है डिविजन्स। जैसे पूरे एक स्कूल में डिवीजन कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवीजन हो जाता है, इसी तरह हमारा जो HTML वेब पेज होता है उसमें भी हम जो डिविजन्स कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक डिवीजन बनाया, उसका एट्रीब्यूट लिखा क्लास और उस क्लास का एक नेम दे दिया। तो इस क्लास के अंदर अब जो भी चीज़ें होंगी उन वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस क्लास नेम की हेल्प से, जिसका नाम मैंने टेस्ट लिखा है। तो जैसे सबसे पहले इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, एंड अब मुझे इस पूरे ब्लॉक पर मुझे जो है CSS अप्लाई करनी है। तो मैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम जो है CSS अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको डॉट लिखना है एंड देन आपको क्लास का नेम लिखना है, फिर करली ब्रेसेस लगा के प्रॉपर्टी लिख के उसकी वैल्यू दे देनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेस दे दोगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा ना, आपकी CSS प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। देखो जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस दिया, ये जो वापस ब्लैक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्पेस नहीं देना। एंड देन उसके बाद वही जो आप पहले करते थे, एलिमेंट सिलेक्टर में करली ब्रेस लगाया, प्रॉपर्टी लिखी, उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक डिवीजन बना दिया एंड डिवीजन की हेल्प से आपने CSS अप्लाई कर दी। अब इसका एक और तरीका होता है,
जैसे मैं यहाँ पर मुझे डिवीजन का यूज़ नहीं करना, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस क्लास टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नाउ आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स का भी क्लास नेम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो मेरी h1 हेडिंग है, इसका मैंने क्लास नेम दे दिया क्लास टेक्स्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा ये कि जिस एलिमेंट की क्लास जो है टेस्ट होगी, सिर्फ उसी एलिमेंट में सी एस एस अप्लाई होगी। जैसे मैंने h1 को क्लास दे दी थी टेस्ट, तो देखो सिर्फ उसी पर सी एस एस अप्लाई होगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पैराग्राफ को दे दूँ, तो देखो सिर्फ पैराग्राफ ग्रीन कलर का हुआ, ये दोनों नहीं हुए, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। नाउ क्लास सिलेक्टर के बाद आता है हमारा, एक रह गया था आईडी सिलेक्टर। हाँ, तो आईडी सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर जो है सेम ही होता है, ठीक है। अब देखो आईडी सिलेक्टर में क्या होता है, मैंने आपको क्लास के बारे में बताया, स्कूल का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब स्कूल में जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर रोल नंबर होता है, जिसके जिसके थ्रू हम उस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्लास है 9th क्लास, ठीक है, 9th क्लास सेक्शन ए है। उस 9th क्लास सेक्शन ए में किसी का रोल नंबर है 10, तो उस पूरे क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा जिसका रोल नंबर 10 होगा, ठीक है। तो अगर किसी टीचर को अनाउंस करना है तो वो कैसे कर सकता है कि रोल नंबर 10 जिसका है वो भाई इधर आ जाओ। ऐसे एक आईडी सिलेक्टर होता है। आईडी सिलेक्टर की हेल्प से आप जो है विद द हेल्प ऑफ आईडीज अपने एलिमेंट सिलेक्ट करते हो पेज में, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास इज दैट कि एक पूरे एचटीएमएल पेज पर बहुत सारे क्लासेस हो सकती हैं जिनका नेम सेम होगा, ठीक है, लेकिन आईडी जो है सिर्फ एक ही होगी। एक पर्टिकुलर पेज पर सिर्फ एक ही नेम की आईडी हो सकती है, दो नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, अगर मैं इस क्लास को हटा के यहाँ पर आईडी दे दूँ, ठीक है, तो इसका सिंटैक्स भी बिल्कुल सेम ही होता है, बस आपको क्लास की जगह आईडी लिख देनी है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द सी एस एस द आईडी सिलेक्टर यूजेस द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अगर आपको टारगेट करना है तो आप आईडी सिलेक्टर्स का यूज कर सकते हो। एंड द आईडी ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विद इन अ पेज, तो एक पर्टिकुलर पेज पर सिर्फ एक ही आईडी हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैशटैग का यूज करते हैं, ठीक है। उधर जो है हम डॉट डॉट सिंबल का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम हैश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसको पाउंड साइन भी बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ट्राई इट योर सेल्फ पे जाओ, तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, एक पैराग्राफ लिख दिया एंड उसकी आईडी दे दी पैरल, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने किसका यूज़ करा, कौन, एंड यहाँ पर इन्होंने सी एस एस अप्लाई कर दी विद द हेल्प ऑफ इंटरनल सी एस एस, ठीक है। ये इंटरनल सी एस एस है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर देखो उन्होंने हैश टैग लिख दिया, क्लास का हैश टैग लिख दिया, आईडी का नेम लिख दिया, और उसके अंदर सी एस एस अप्लाई कर दी। तो अब यहाँ पर मैं आपको अगर आईडी का यूज़ करके दिखाऊं, तो देखो आपको सिंपली इस क्लास की जगह आईडी लिख देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको डॉट की जगह पाउंड साइन का यूज़ कर देना है। तो यहाँ पर देखो ये ग्रीन कलर का हो गया। अब देखो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि अगर आपने h1 को आईडी दे दी तो आप वो आईडी जो है इस पी टैग को नहीं दे सकते, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि ये भी जो है ग्रीन कलर का हो गया, ये देखो। तो आईडी का बेसिकली यूज होता है यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप जो कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक वेब पेज डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, आपने जो है एक पर्टिकुलर ब्लॉक पर कुछ सीएसएस अप्लाई करी, लेकिन उस पर्टिकुलर ब्लॉक पर भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहां पर आप नहीं चाहते कि सीएसएस अप्लाई हो, तो वहां पर आप आईडी का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको डिव का एग्जांपल दिया था, मैंने यहाँ पे डिवीजन लिख दिया एंड इसका क्लास का नेम दे दिया मैंने टेस्ट, एंड ये आईडीज वगैरह मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे डिवीजन क्रिएट कर दिया जिसकी क्लास दे दी मैंने, और इस क्लास का नाम लिख दिया मैंने टेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है सबसे पहले डॉट लगा देता हूँ, तो यहाँ पर देखो सब जो है ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। बट मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे डिवीजन में सब चीज़ें ग्रीन कलर की रहे, बस जो मेरा H2 है वो रेड कलर का हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस H2 के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर इसको जो है एक आईडी दे दूंगा, ठीक है। एंड उस आईडी का नाम मैं लेट से रख देता हूँ टेस्ट2। तो अब मैं उस पर सी एस एस अप्लाई करने के लिए उसको टारगेट करूँगा, H2 को टारगेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ इट्स आईडी, ठीक है। उसके लिए मैंने को क्या लिखना पड़ेगा, पाउंड साइन लिखना पड़ेगा, स्पेस नहीं लिखना है। देन आपको जो है आईडी का नेम लिखना है, करली ब्रेस लगाकर, प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है समझने की, ठीक है। अब वो क्या है कि मैंने H2 को जो है आईडी प्रोवाइड करी जिसका नाम मैंने टेस्ट2 लिख दिया, ठीक है। लेकिन इस आईडी लेकिन ये जो H2 है इस पर आईडी के साथ साथ एक क्लास भी है, उस क्लास का क्या नेम है, टेस्ट,
तो ये H2 एक ऐसा एलिमेंट है जिस पे आईडी भी है एंड जिसकी क्लास भी है, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होगी, आईडी की या क्लास की? आईडी की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आपने देखा कि मैंने आईडी की हेल्प से उसका कलर रेड कर दिया था, ठीक है। तो ये कलर रेड हो गया, बट ओरिजिनली इसका कलर जो था वो ग्रीन था। देखो यहाँ, देखो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये जो H2 आ रहा था, ये जिस क्लास के अंदर आ रहा था उस क्लास का नाम था टेस्ट। तो अगर आप क्लास एंड टेस्ट में प्रायोरिटी वाइज देखोगे तो आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है आईडी का यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि हम आईडी का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये मेन तीन टाइप्स के सिलेक्टर होते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर भी होता है जिसे हम एस्ट्रिक्स से यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मैंने H1 हेडिंग लिखी है, पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिखा है, ठीक है। अगर मैं इस आईडी को यहाँ से डिलीट भी कर दूँ एंड मुझे जो है अपने पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सब पर मुझे सेम CSS अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके ब्लॉक के अंदर आप जो भी लिखोगे वो सब पर अप्लाई हो जाएगी। इसको अगर मैं आपको रन करके दिखाऊँ, देखो अभी भी कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है। मैं जो वहाँ पर आईडी लिखी हुई थी उसको मैंने डिलीट कर दिया, फिर भी कुछ चेंज नहीं आया। तो अगर आपको सब सिलेक्ट करना है अपने पेज पर तो आप एस्ट्रिक का यूज़ कर सकते हो ना। इसके अलावा एक और CSS सिलेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ सबसे पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, जैसे मैंने H1 हेडिंग है, ठीक है, इसको मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया जिसका नाम मैंने लिख दिया ड्रैगेबल, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया ट्रू। तो अब आप विद द हेल्प ऑफ इस एट्रीब्यूट इस पर CSS अप्लाई कर सकते हो। कैसे? अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, तो अब आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर की हेल्प से CSS कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है उस टैग का नेम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H1, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, देन आपको एट्रीब्यूट का नेम लिखना है। तो जैसे मैंने एट्रीब्यूट यहाँ पे ड्रैगेबल दे दिया तो मैंने ड्रैगेबल लिख दिया। देन आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी लिखनी है फिर, एंड देन उसकी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ तो देखो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट सिलेक्टर मैंने CSS अप्लाई कर दी, ठीक है। ये चीज़ जो है यहाँ पर नहीं मेंशन कर रखी है, यहाँ पर सिर्फ 4 ही टाइप्स के कर रखे हैं, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ठीक है, एक ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ये ग्रुपिंग सिलेक्टर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में नहीं बता रखा, क्यों, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इसका सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले आपको टैग लिखना है, देन आपको उस एट्रीब्यूट का नेम लिखना है, एंड देन आपको प्रॉपर्टी लिखनी है एंड वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो मैंने यहाँ पर एट्रीब्यूट दे रखा है उसकी मैंने वैल्यू दे दी ट्रू, ठीक है। बट अगर मैं इसको यहाँ पर फॉल्स कर दूँ, फॉल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी, अगर मैं यहाँ पर इसको फॉल्स कर दूँ, ठीक है, तो देखो CSS हट गई, ठीक है। यहाँ पर अब देखो ब्लैक, यहाँ पर देखो ग्रीन था पहले, ब्लैक हो गया वापस से, क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर फॉल्स कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको फॉल्स हटाकर वापस से ट्रू लिख दूँ तो देखो यहाँ पर CSS अप्लाई हो जाएगी फिर से। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो है 5 टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर्स के बारे में बताया, ठीक है। आईडी सिलेक्टर के बारे में बताया, क्लास सिलेक्टर के बारे में बताया, ग्रुपिंग सिलेक्टर के बारे में बताया, यूनिवर्सल सिलेक्टर के बारे में बताया, एंड एट द एंड हमने जो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर डिस्कस किया। अब इस नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इन सबको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।